नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ देश के भीतर की राजनीति तक सीमित नहीं है, यह उस भारत की कहानी भी है जिसकी आवाज आज दुनिया के बड़े मंचों पर पहले से कहीं ज्यादा सुनी जाती है। सवाल यह है कि नेहरू के गुट निरपेक्ष भारत से लेकर G20 की अगुवाई करने वाले भारत तक दुनिया में भारत की ताकत कितनी बदली है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि दुनिया उसकी बात कितनी गंभीरता से सुनती है। वैश्विक मंचों पर प्रभाव, कूटनीतिक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता किसी भी नेतृत्व की बड़ी पहचान मानी जाती है। आजादी के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति की मजबूत नींव रखी। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए भारत को एक स्वतंत्र वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिश की। लेकिन पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति का फोकस वैश्विक साझेदारी, रणनीतिक संबंधों और विश्व राजनीति में बढ़ती भागीदारी पर ज्यादा दिखाई देता है। दावा है कि जहां नेहरू ने अपने कार्यकाल में 3 विदेशी संसदों को संबोधित किया, वहीं मोदी अब तक 19 विदेशी संसदों को संबोधित कर चुके हैं। G20 की मेजबानी, ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने और प्रमुख वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी को भी इसी बदलती कूटनीतिक तस्वीर का हिस्सा बताया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को 2 विदेशी सम्मान हासिल हुए, जबकि पीएम मोदी को 30 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। लेकिन दुनिया में प्रभाव केवल भाषणों या सम्मानों से नहीं बनता, बल्कि लगातार बढ़ती विश्वसनीयता से बनता है। नेहरू के दौर में भारत नव स्वतंत्र देशों की आवाज बनकर उभरा था। आज भारत खुद को वैश्विक विकास, कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने का दावा करता है। समर्थकों के लिए ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद की कहानी है, जबकि आलोचक इसे उपलब्धियों के राजनीतिक प्रस्तुतिकरण के रूप में देखते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि विश्व राजनीति में भारत की मौजूदगी और महत्व आज पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक दिखाई देता है। जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नई तारीख दर्ज होने जा रही है। नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ दिनों का आंकड़ा है या फिर उस भारत की कहानी है जो 34 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़ लोगों का देश बन चुका है? एक ऐसा सफर जहां पर इतिहास का एक अध्याय समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नया अध्याय जुड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी। कभी कभी इतिहास शोर मचाकर नहीं बदलता, बल्कि एक तारीख के साथ चुपचाप नया अध्याय जोड़ देता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 10 जून 2026 ऐसी ही एक तारीख बनने जा रही है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वही दिन होगा जब एक रिकॉर्ड टूटेगा और एक नया मानदंड स्थापित होगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस ऐतिहासिक तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4,399 दिनों तक देश की अगुवाई करने वाले भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये रिकॉर्ड अब तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जिन्होंने 1952 से 1964 तक लगातार 4,398 दिन देश की कमान संभाली।
लेकिन ये सिर्फ एक दिन आगे निकलने की कहानी नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जिसमें भारत एक राष्ट्र निर्माण के शुरुआती दौर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में विकसित हुआ है। रिकॉर्ड के पीछे छिपी यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस उपलब्धि को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। जब जवाहरलाल नेहरू ने देश का नेतृत्व संभाला, तब भारत की आबादी लगभग 34 करोड़ थी। आज ये संख्या 146 करोड़ से ज्यादा है। पहले आम चुनाव में केवल 53 राजनीतिक दल मैदान में थे, जबकि 2024 के चुनाव में 744 दलों ने हिस्सा लिया। तब मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ के आसपास थी। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी में बदल चुकी है और आज लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं। नेहरू का दौर स्वतंत्र भारत की नींव रखने का दौर था। वही मोदी का दौर एक ऐसे भारत का दौर माना जा रहा है जो डिजिटल, वैश्विक और आकांक्षी भारत के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 10 जून 2026 का दिन इसी वजह से सिर्फ एक संख्या का बदलाव नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के 2 बड़े अध्यायों के बीच खींची गई एक ऐतिहासिक रेखा है, जहां एक तरफ स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक इतिहास का एक पड़ाव नहीं है, यह उस भारत की कहानी भी है जिसने आर्थिक मोर्चों पर लंबा सफर तय किया है। दुनिया जब महामारी, युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही थी, तब भारत ने विकास की रफ्तार बनाए रखने का दावा किया। सवाल सिर्फ जीडीपी के आकार का नहीं, बल्कि उस सफर का है जहां कभी विदेशी सहायता पर निर्भर भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का दावा करता है। मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है। अर्थव्यवस्था की असली ताकत संकट के समय पर खी जाती है। कोविड, युद्ध, महंगाई और वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत ने विकास की रफ्तार बनाए रखने का दावा किया। यही दावा आज भारत की आर्थिक यात्रा को दुनिया के सामने एक अलग पहचान देता है। मोदी सरकार का दावा है कि 2014 के बाद भारत ने तेज विकास, डिजिटल परिवर्तन, बुनियादी ढांचे के विस्तार और निवेश की दिशा में बड़े कदम उठाए। यही वजह है कि कोविड महामारी, वैश्विक आर्थिक संकटों के बावजूद भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहा। आंकड़े भारत की आर्थिक यात्रा का एक बड़ा चित्र पेश करते हैं। देश की आजादी के वक्त भारत की जीडीपी जहां 2.7 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी, वहीं आज ये 357 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के स्तर तक पहुंच चुकी है। विकास दर के मोर्चे पर भी तुलना की जाती है कि जहां शुरुआती दशकों में औसत वृद्धि 3.5% से 4% तक सीमित रही, वहीं हाल के वर्षों में भारत ने 6.5 से 7% के आर्थिक विस्तार का दावा किया। खास बात ये कि ये प्रदर्शन उस वक्त दर्ज हुआ जब पूरी दुनिया महामारी, युद्ध, महंगाई और सप्लाई चेन संकट से गुजर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर राजनीतिक विमर्श अब केवल विकास दर तक सीमित नहीं रह गया है। आज चर्चा डिजिटल भुगतान, एक्सप्रेसवे, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और वैश्विक निवेश की भी होती है। मोदी सरकार इसे नए भारत की आर्थिक पहचान बताती है, जबकि आलोचक रोजगार, आय असमानता और उपभोग से जुड़े सवाल उठाते हैं। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है कि भारत आज वैश्विक आर्थिक चर्चाओं के केंद्र में है। यही वजह है कि आर्थिक विकास की कहानी मोदी युग के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक नैरेटिव में से एक बन चुकी है।
10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इस रिकॉर्ड के साथ एक और बहस भी जुड़ी है। 1952 में भारतीय लोकतंत्र अपने शुरुआती दौर में था। तब सिर्फ 53 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में थे, जबकि 2024 तक ये संख्या 744 पहुंच गई। गठबंधनों, क्षेत्रीय दलों और बढ़ती जन अपेक्षाओं के बीच सवाल है कि क्या आज की राजनीति नेहरू के दौर से कहीं ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो चुकी है? लोकतंत्र की असली ताकत उसकी विविधता होती है। लेकिन यही विविधता समय के साथ चुनौती भी बन जाती है। आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में भारतीय राजनीति अपेक्षाकृत सरल थी। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ही राजनीतिक ताकतें थी और चुनावी मुकाबले भी सीमित दायरे में होते थे। लेकिन जैसे जैसे देश बढ़ा, समाज बदला और राजनीतिक आकांक्षाएं सामने आईं, वैसे वैसे राजनीति का स्वरूप भी बदलता गया। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी। उन्नीस के पहले आम चुनाव में देश में केवल 53 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में थे, लेकिन 2024 तक आते आते ये संख्या बढ़कर 744 तक पहुंच गई। 14 गुना बढ़ी, यानी 14 गुना राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जातिगत और सामाजिक समीकरण बदले, गठबंधन राजनीति का दौर आया और चुनावी मुकाबले पहले से कहीं ज्यादा बहुआयामी हो गए। भारतीय लोकतंत्र का सफर जितना बड़ा हुआ है, राजनीति की जटिलता भी उतनी ही बढ़ी है। एक समय था जब राष्ट्रीय मुद्दे चुनावी विमर्श पर हावी रहते थे, लेकिन आज स्थानीय, क्षेत्रीय और सामाजिक मुद्दे भी चुनावी परिणाम तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और 24 घंटे की राजनीतिक निगरानी ने इस चुनौती को और बढ़ाया है। यही वजह है कि 1952 और मौजूदा दौर की राजनीति की तुलना करते समय सिर्फ चुनावी नतीजों को नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को भी समझना जरूरी हो जाता है। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं। लेकिन इस रिकॉर्ड के साथ एक और राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है, सामाजिक प्रतिनिधित्व की बहस। भारतीय राजनीति में हमेशा सवाल रहा है कि सत्ता के फैसले लेने वाली मेज पर कौन बैठा है और किन वर्गों की आवाज वहां तक पहुंचती है। मोदी सरकार दावा करती है कि आज मंत्री परिषद में पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज की भागीदारी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। आखिर आंकड़े क्या कहते हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व भी होता है। सत्ता में समाज का कौन सा वर्ग कितना दिखाई देता है, इससे राजनीतिक व्यवस्था की दिशा तय होती है। आजादी के बाद भारत ने लोकतांत्रिक संस्थाएं खड़ी की, लेकिन सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल लंबे समय तक बहस का विषय बना रहा। जवाहरलाल नेहरू के तीसरे कार्यकाल यानी 1957 से 1962 के बीच मंत्रिपरिषद में पिछड़े और आदिवासी समुदायों की मौजूदगी बेहद सीमित थी। अनुसूचित जाति समुदाय से कुछ चेहरे जरूर दिखाई देते थे, लेकिन अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व शून्य था। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय को आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यही वो दौर था जब काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया। यानी सत्ता के शीर्ष ढांचे में सामाजिक विविधता सीमित दायरे में ही दिखाई देती थी। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद को
सामाजिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा उदाहरण बताती है। सरकार के मुताबिक मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी, 10 एससी और 5 एसटी समुदायों से आने वाले मंत्री शामिल हैं। दावा है कि लगभग 60% मंत्री पिछड़े और जनजातीय वर्गों से आते हैं। इसी नैरेटिव को महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जोड़ा जाता है, जहां महिला सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बड़े बदलाव के तौर पर पेश किया जाता है। समर्थकों के लिए ये सामाजिक न्याय के विस्तार की कहानी है, जबकि आलोचक इसे राजनीतिक सामाजिक इंजीनियरिंग का हिस्सा मानते हैं। लेकिन इतना तय है कि प्रतिनिधित्व की बहस आज भारतीय राजनीति के सबसे अहम मुद्दों में से एक बन चुकी है। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं।